गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कोविड के बारे में बात की गई है और जो वर्ल्ड का सिनेरियो चल रहा है उसी के बारे में। नेक्स्ट बात करें तो द बिग पिक्चर के अंदर वन सन वन ग्रिड और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में बात की गई है। पहले भी एक आर्टिकल हम 6 महीने पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है वो देश देशांतर के अंदर कोरोना पीरियड और मेंटल स्ट्रेस के बारे में, और कल से विशेष आने लग गया है तो विश्व पर्यावरण दिवस जो वर्ल्ड क्लाइमेट डे है डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वर्ल्ड क्लाइमेट डे 5 जून, अच्छी तरह से याद होगा आपको। और इस बार की जो थीम है ये आप देख सकते हो, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। थोड़ा सा ये ध्यान में रहे तो सही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मानव और प्रकृति का एक दूसरे से अटूट संबंध है। मानव का प्रकृति के प्रति कर्तव्य है, मानव और प्रकृति का एक दूसरे से अटूट संबंध है और मानव का प्रकृति के प्रति कर्तव्य है उसका संरक्षण करना, उसे संजोए रखना। जहाँ प्रकृति मानव जीवन के लिए अलग अलग पहलुओं का निर्धारण करती है, वहीं मानव के क्रियाकलापों से प्रकृति भी प्रभावित होती है। मानव के क्रियाकलापों से, सब पे ध्यान देना, अभी जो स्थिति चल रही है कहीं ना कहीं मानव ही जिम्मेदार है और यही प्रभाव कुछ समय बाद मानव के जीवन पर गंभीर असर डालते हैं। चाहे ओजोन परत में छेद हो, बढ़ता पॉल्यूशन हो या फिर अनगिनत बीमारियां हो, जैव विविधता में कमी हो जो इस बार की थीम रखी गई है, या जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम का चक्र को देखो। ये सभी प्रकृति मौसम के चक्र से अम्फान को देख लो आप। और अभी एक और नया तूफान जो निसर्ग आया है उसको भी आप देख सकते हो। पता नहीं कितने तूफान, मतलब तूफान आना, मतलब स्टॉर्म आना, साइक्लोन बनना, ये नेचुरल है, ये बनेगा ही, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह से नुकसान, ये थोड़ा सेंसिटिव विषय है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का बात की गई। इंसान और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को देखते हुए, इंसान और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को देखते हुए तालमेल बिठाने के लिए प्रेरित करता है। इस बार पर्यावरण दिवस का थीम वही जैव विविधता और मानव जाति के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है और जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, हम इसी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर 2020 का थीम बार बार देख रहे हैं। 2019 में जो थीम था वायु प्रदूषण, देखो ये 2019 में थीम था, ये तो याद रखना जरूरी नहीं है। 2018 में प्लास्टिक से निपटना, ये तो याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट हमको मिल गया। अब देखो कैसे, जब कोई ऐसे लिखो या फिर कोई आंसर्स वगैरह आप GS2 GS3 में भी लिखो इन्वायरमेंट वगैरह पे, तो आप में ये काम आ सकता है। वायु प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषकों से निपटना, जैसा कि हमारे पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है उसमें थीम रखी गई थी। पर्यावरण को जोड़ने वाली बात, वन्य जीवों की तस्करी को रोकने वाली बात, धरती पर लोगों के बोझ और प्रकृति के इस्तेमाल में सावधानी बरतना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, हरित अर्थव्यवस्था के प्रति को जागरूकता बढ़ाना। मतलब ये 4-5 पॉइंट आपको देखो, कार्बन फुटप्रिंट हो गया, हरित अर्थव्यवस्था में प्रति लोगों की जागरूकता, धरती पर लोगों के बोझ और प्रकृति के इस्तेमाल में सावधानी बरतना, पर्यावरण से जोड़ना, वन्य जीवों तस्करी, और यहाँ पर वायु प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, और आपका जो हो गया जैव विविधता। ये 5-6 जितने भी थीम्स हैं, इस थीम को एज अ पॉइंट आप सर्कल बना करके ये आप आंसर के अंदर यूज भी कर सकते हो इस तरह से, तो अच्छा आंसर बनता है। अब स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पहली बार जो एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया, और इसी के दौरान 15 दिसंबर 1972, 15 दिसंबर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, 1972 जो और हो जाता है, हर साल 5 जून को मनाने का ऐलान किया गया। और यहाँ पर 1972 को बात की गई और 1974 में पहली बार 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया। सबसे पहले वाल्टर जी रासन ने 1985 में ही किया, इस शब्द का प्रयोग किया जैव विविधता का, जो अभी थीम रखी गई है। 3 प्रकार की जैव विविधता होती है, एक अनुवांशिक जिसको हेरिडिटरी आप समझ लो, प्रजातीय विविधता, एक पारितंत्र जो इकोलॉजी होता है। अनुवांशिक विविधता प्रजातियों में पाई जाने वाली अनुवांशिक विभिन्नता है। नेक्स्ट, जीवों का विभिन्न आवासों में अलग प्रकार का अनुकूल करना। प्रजातीय विविधता प्रजातियों में पाया जाने वाला विभिन्नता है। इकोसिस्टम के उचित कार्य के लिए प्रजातीय विविधता जरूरी है। इकोसिस्टम आप अच्छी तरह से समझते हो इस बात को, इकोसिस्टम क्या होता है। ये तो मैंने फ्लाइट मोड किया था तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, चलो इसको बंद करो। हाँ, यहाँ पर क्या है
कि नेक्स्ट जो है सो पारितंत्र विविधता का इकोसिस्टम में विभिन्नता। भौगोलिक क्षेत्रों में आप ज्योग्राफिकल एरिया में कह सकते हो, मरुस्थल, सागर, पहाड़ आदि शामिल होते हैं। मौजूदा स्थिति क्या है? 30 लाख से 10 करोड़ के बीच प्रजातियों की संख्या है। विश्व में 14,35,662 प्रजातियों की पहचान की गई है। अभी भी बहुत सी प्रजातियां की पहचान बाकी है। कीटों की 7,51,000 प्रजातियां हैं। पौधों की 2,48,000 प्रजातियां, जंतुओं की 2,81,000। कुछ बातें याद रहती है तो ठीक है, हालांकि फ्लो में अगर याद रह जाए कि लोग लिखने में आंसर को अच्छा बनाता है। जैव विविधता का संरक्षण तभी संभव है जब इकोसिस्टम के साथ मानव का व्यवहार जैव विविधता में संरक्षण तभी संभव है, हम इसको बचा तभी सकते हैं जब इकोसिस्टम के साथ मानव का व्यवहार बिहेव सही हो। हम बचाएंगे तभी तो। अब जिस तरह से अभी कल की घटना से अगर हम जोड़ दें परसों की घटना से, सब जगह छाया हुआ है जो एलिफेंट का जो कहानी हुआ है, तो फिर ये तो मानव हस्तक्षेप ही है। जंगलों का बचाव सुनिश्चित है। साल 1990 से अभी तक दुनिया के 420 अरब हेक्टेयर जंगलों का नाश हुआ है। 80% के आसपास जल थल चर यानी एम्फीबियन प्रजातियां मौजूद है। 75% पक्षी प्रजातियां और 68% स्तनपायी प्रजातियां मौजूद है। दुनिया भर के जंगलों की कटाई में काफ़ी कमी दर्ज हुई है। यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट है, हर साल 10 अरब हेक्टेयर जंगलों का कटान जारी है। करीब 1 अरब जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के, अगर पेड़ कटेगा, जंगल कटेगा तो वहाँ की प्रजातियाँ विलुप्त होंगी। बहुत जल्द धरती से हो सकते हैं लुप्त। लॉकडाउन के दौरान ये बात जरूर देखने को आई है कि हमारे नदियाँ, वातावरण, हवा सब बहुत ही शुद्ध हुए हैं। बहुत ही अच्छा फील भी हो रहा है। हाँ, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 13 भारत के शहर हैं। ये एक निंदनीय विषय आप कह सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल पहले थोड़ा कोरोना पीरियड और मेंटल स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। एथिक्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि एक सर्वे हुआ है ऑनलाइन। उस सर्वे के अंदर 18 वर्ष से ऊपर का है। अब देखो 18 वर्ष से ऊपर का है और 85 ईयर्स तक आप मान के चलो। यहाँ पर 27 करोड़ लोग जो हैं पहले से जो है सो ग्रसित थे मेंटल स्ट्रेस से। ये संख्या दुगुनी हुई है। हालांकि ऑनलाइन सर्वे हुआ है तो ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इसमें अर्बन एरिया के ही लोग आ रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि वही तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। लेकिन रूरल एरिया के लोग कम हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर आया है कि एंजाइटी की वजह से 38% से 39% लोगों में इजाफा देखने को मिला है। डिप्रेशन का 9.5% है, मतलब 10 में से 1 लोग जो है डिप्रेशन के शिकार है। और एंजाइटी में 5 में से 2 लोग जो हैं आप कह सकते हो डिप्रेशन के शिकार हैं। स्ट्रेस 74% के आसपास हुआ है। 74% के स्ट्रेस। देखो यहाँ पर क्या है कि जो अभी सोसाइटी का परसेप्शन चल रहा है नेगेटिव सोशल बीइंग में, ये भी 71% के आसपास। देखो 6 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक का ही डाटा इसमें कवर किया गया है। मतलब उसको भी एज ए वैल्यूएबल पॉइंट इसको भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अपने हेल्थ के बारे में, परिवार के हेल्थ के बारे में, या फिर वर्ल्ड के सिचुएशन, या फिर वर्क का सिचुएशन। मतलब यहाँ पर क्या है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिल रहा है और सोशल फैक्टर भी इसके अंदर आता है। देखो मन का उदास होना, अगर किसी का मन उदास है या उसके बाद भूख कम लग रहा है या नेगेटिव थिंकिंग आ रही है या हताश हो रहा है बंदा, नींद कम आ रही है, या फिर और भी इस तरह के बहुत सारे लक्षण होते हैं। अगर देखो 24 घंटे बच्चे आजकल घर में रह रहे हैं, तो 24 घंटे ना स्कूल जाना ना बाहर जाना, पेरेंट्स को भी इनके साथ डील करना। पेरेंट्स तो ऑफिस चले जाते थे, तो उनको भी समन्वय बना करके एजुकेशन भी अलग तरह से देना। तो ये सब भी एक पार्ट हो सकता है। खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जो इंटरनल खेल होता है। हाँ, बुजुर्ग को जरूर थोड़ी दिक्कत हुई है कि उनको स्पेशल कमरे में बंद कर दिया गया है, आप यहीं रहिए, क्योंकि बुजुर्ग को ओल्ड एज को ज़्यादा थोड़ा दिक्कत है, इस बीमारी से है, इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर होती है। तो नेगेटिव सोच ना रखें। कोरोना को हर वक्त जो हम लोग न्यूज़ चैनल में देखते रहते हैं उससे थोड़ा सा बचें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ इशूड अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ऑफ डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म विजन, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, रोड मैप एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इट्स
वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड 2018 में स्पीकिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल री इन्वेस्ट मीट पीएम मोदी हैज स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर विथ हिज स्लोगन। ये स्लोगन से स्टार्ट हुआ था और इसके बारे में अगर बात करूं तो एनर्जी सिक्योरिटी फॉर ऑल पहला शब्द, सबके लिए एनर्जी किसको सिक्योर करता है। फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, दिस इज द फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, दिस इज द first time when India is suggesting something on a global stage and India is a part of a solution of this problem. It's a big phenomena. This is a paradigm shift. Paradigm shift ये जो if we manage to connect, अगर हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करें वेस्ट एशिया को, साउथ एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को, तो एक मंच पर आकर के एक डायनेमिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड एक बनाया जा सकता है। इफ वी कैन सी द ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ कुड बी, देखो पोटेंशियल क्या हो सकता है, क्लीन एनर्जी है और रिसोर्स फॉर ह्यूमन काइंड है, क्लीन एनर्जी है, रिसोर्स फॉर ह्यूमन काइंड है, थोड़ा चैलेंजेस, थोड़ा अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजी को लेके आना होगा, कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंस की ज़रूरत होगी। अब देखो मल्टीलैटरल या फिर बाइलैटरल मिल करके इसको सभी कंट्री आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, सबको प्रॉफिट हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। देखो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है 121 कंट्री है आपको याद हो तो, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर ये सारे देश करीब करीब आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के बीच का देश आएगा और बाकी भी देश आ सकते हैं। तो बहुत सारे जो बैंक हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, ये सब फंडिंग दे रहे हैं। तो सेंट्रल हार्मोनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, देखो सेंट्रल यूनिफॉर्मिलिटी रेगुलेशन मैकेनिज्म अगर बनाई जाए, इम्प्रूविंग सोलर पैटर्न अगर सही किया जाए या इम्पोर्ट सोलर पैटर्न सही किया जाए, तो फाइनेंस इज नॉट अ बिग इशू। ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रॉब्लम है कि कॉस्ट को किस तरह से कम किया जाए। लेकिन फाइनेंस के लिए तो बड़े बड़े सभी लोग क्लाइमेट को नेगोशिएशन चाहते हैं, क्योंकि क्लाइमेट से नो नेगोशिएशन होना चाहिए, क्लाइमेट को बचाना बहुत जरूरी है। इट इज अ पाथवे ऑफ SDG, ब्रिलियंट वे, जॉब्स विल ऑल्सो क्रिएट। देखो कलेक्टिव कंसर्न होना चाहिए ग्लोबल कम्युनिटी में, कम टुगेदर बेनिफिट पीपुल, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा सही हो इससे, या फिर इंडो पैसिफिक का एरिया हो, एशिया अफ्रीका का एरिया हो, मतलब 100% यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो सकता है, एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेबल चार्जेस भी कम हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।